नमस्कार एवरीवन, आप सभी का स्वागत है दृष्टि बैंकिंग एग्जाम्स पे। और मैं हूं शांतनु, आपका रीजनिंग मेंटोर। पढ़ाऊंगा नहीं, सिखाऊंगा आपको, और सिखाऊंगा कुछ ऐसे कि आप सीधे परीक्षा में जाके इसको अप्लाई करेंगे और आप अपने सपने को मेरे साथ मिलकर पूरा करेंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके सामने लाया हूं एक वन शॉट वीडियो है ब्लड रिलेशन टॉपिक का, जो बैंकिंग के एग्जाम्स में प्रीलिम्स में आपके काम आ जाएगा। अगर प्रीलिम्स में काम आ जाएगा तो कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट मेंस पे भी पड़ेगा। मतलब मेंस में भी अगर क्वेश्चन आते हैं तो आप बना ले जाओगे। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि बैंकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ब्लड रिलेशन कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं, बैंकिंग में ब्लड रिलेशन आपका सबसे आसान टॉपिक हो जाने वाला है। और मैं सिर्फ बैंकिंग की बात करूंगा, क्यों, आप और भी किसी एग्जाम में जाएंगे तो ये टॉपिक आपको मजेदार लगेगा। मैंने बैंकिंग का इस्तेमाल या वर्ड का इस्तेमाल इसलिए किया क्योंकि बैंकिंग में ब्लड रिलेशन में बहुत लिमिटेड चीज पढ़नी है। कहते हैं कि हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क में बहुत बारीक लाइन का अंतर होता है। तो यहाँ पे आप हार्ड वर्क नहीं करेंगे, आप सब कुछ नहीं पढ़ेंगे, आप सिर्फ वो पढ़ेंगे जिससे आपका एग्जाम में स्कोर हो जाए। तो चलिए जरा समय को यहाँ पे जाया ना करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। अगेन आई एम जस्ट टेलिंग यू, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बात आपके सिलेक्शन की है। हम पूरी जान लगा देंगे आपके सिलेक्शन के लिए। चलो आ जाओ। तो ब्लड रिलेशन की आज हम बात करेंगे पजल फॉर्म के बारे में। यहाँ पे एक वन शॉट वीडियो होगा पजल फॉर्म का, जो कि आपको बहुत इंटरेस्टिंग फील कराएगा। एंड ब्लड रिलेशन टॉपिक इंपॉर्टेंट क्यों है, ये ब्लड रिलेशन का पजल फॉर्म इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये आपको यहां तो काम आएगा, साथ ही साथ जब आप सिटिंग इन पजल्स पढ़ते हो तो पजल और सिटिंग अरेंजमेंट में भी ब्लड रिलेशन का इस्तेमाल होता है। तो ये कंसेप्ट यहां से सीखो और हर जगह अप्लाई करो, तो मजेदार कहानी होने वाली है। कहानी शुरू करो इसके पहले यू शुड नो कि इसकी रेलेवेंस कितनी है, वेटेज कितनी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो भाई साहब, आपकी परीक्षा में इस टॉपिक से मान के चलिए कि 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। और यार, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर एक क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ रहा ना, तो वो आपको पढ़ना है। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का सबसे बड़ा रूल है। तो अगर कोई चीज आपको 1 मार्क्स की भी आ रही है तो उसको छोड़ना नहीं है, फिर तो ये 3 नंबर का है। और भारत में जितने भी इंश्योरेंस के एग्जाम हैं, जितने भी बैंकिंग एग्जाम है, जितने रेगुलेटरी बॉडीज के एग्जाम हैं, ये टॉपिक पढ़ना है। और सर इसमें क्या, अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, रेलवेज में की तैयारी कर रहे हो, या स्टेट लेवल की तैयारी कर रहे हो, डिफेंस की तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी, स्टेट पीएससी, हर जगह पढ़ना है। ठीक है, तो उसके क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं। हाँ, थोड़ा सा आपको बता दूं उसको, इस कहानी को हमें कैसे और किस ढंग से अप्रोच करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पे इस टॉपिक के बारे में बताया मैं, उसके पहले थोड़ा सा आपको ये जानना होगा कि इसके अंदर किस किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, टाइप ऑफ क्वेश्चन मैं साइड में लिख रहा हूं, बाकी उसके बाद एक्सप्लेन करूंगा बाकी चीजें। तो टाइप्स जानना बड़ा जरूरी है, क्योंकि आप ना सब कुछ पढ़ने लग जाते हो, और अगर आप सब कुछ पढ़ने लग जाते हो तो वहीं आप कंपटीशन से बाहर हो जाते हो। ये सबसे बड़ा नियम और सिद्धांत होता है बेटा इस टॉपिक का। ठीक है, ध्यान रखना। इसमें सबसे पहला जो टॉपिक आप आता है वो है इंडिकेटिंग फॉर्म, है ना, इंडिकेटिंग फॉर्म कहते हैं इसको। और इंडिकेटिंग फॉर्म के बारे में अगर हम बात करेंगे तो इंडिकेटिंग फॉर्म का मतलब एक तरीके से मैं यही कहूं कि यहाँ पे सांकेतिक प्रकार कहते हैं इसको हिंदी में। इशारे से आपको रिश्ता बताया जाएगा। सांकेतिक प्रकार, इशारे से आपको एक रिश्ता बताया जाएगा और आपको उस रिश्ते का नाम बताना होगा। तुम्हारे पापा के भाई के मामा की बेटी का जो भाई होगा वो क्या लगेगा मेरा, ऐसे वाले क्वेश्चन आते हैं, इसको बोलते हैं सांकेतिक प्रकार। दूसरा जो आपको पढ़ना है, समझना है, विच इज पजल फॉर्म। ठीक है, जिसपे आज ये वीडियो होने वाली है, पजल फॉर्म। पजल का मतलब ही होगा कि एक स्टोरी पर बेस्ड क्वेश्चन आने वाले हैं, है ना। इसको पहेली के प्रकार भी नहीं कह सकता हूं दोस्तों, पहेली प्रकार बड़ा इंपॉर्टेंट और जबरदस्त कंसेप्ट है जो आपको सीखना होगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तीसरे की, तो वो होता है कोडिंग फॉर्म, है ना भाई, कोडिंग फॉर्म। और अगर कोडिंग फॉर्म के बारे में बात करूंगा मैं, तो यहां पर आपको क्या ध्यान रखना है, इसको समझना है, इसको जानना है। ठीक है, कोडिंग प्रकार। चलिए, तो अब इंडिकेटिंग फॉर्म, पजल फॉर्म और कोडिंग फॉर्म, ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है जानना कि भाई इसमें पढ़ना कौन सा है। क्या सब पढ़ के जाना है? नहीं 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 नहीं। अगर आप बैंकिंग के स्टूडेंट हैं, आपने बैंकिंग में अपना करियर बनाना है, तो दोस्तों आपको ये वाला पोर्शन नहीं पढ़ना है।
इंडिकेटिंग फॉर्म वाले प्रश्न बैंकिंग एग्जाम में बहुत पहले आते थे, अब नहीं आते, तो इनको ज्यादा पढ़ के टाइम वेस्ट नहीं करना है। आपके बैंकिंग एग्जाम में पजल फॉर्म सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टैग कर दे रहा हूं, यही है जो आपको पढ़नी है, मतलब बहुत अच्छे से समझना है। और कोडेड फॉर्म जो है ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, जनरली ये मेंस में आता है, प्रीलिम्स में आता है, पीओ जैसे एग्जाम्स में, लेकिन ज्यादातर ये मेंस में आता है। तो ठीक है, ओके ओके, हम इसकी बात भी करेंगे, इसको भी हम पढ़ेंगे। इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा अलग सा, वन शॉट, जिसमें कोडेड ब्लड रिलेशन होगा प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा, ये कोई प्रीलिम्स और मेंस दोनों में आता है, तो ये वाला थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपकी परीक्षा में पजल फॉर्म के क्वेश्चन आएंगे, आ सकते हैं, ये कहना बिल्कुल यहाँ पर सही होगा, क्योंकि इनको ही हमें पढ़ना है। तो इसीलिए शायद मैंने ये पजल फॉर्म के लिए आपको वीडियो बना के यहाँ पे देने की कोशिश करी है। ये आपके सिलेबस में नहीं है, तो इसको बहुत टेंशन नहीं लेना है। आप रेलवे, एसएससी, जीडी, सीजीएल इन सब की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको ये पढ़ना है। और यहाँ पे तो मैं बैंकिंग के रिस्पेक्ट में पढ़ाऊंगा, तो आप ये पढ़ सकते हैं। हाँ, एक बात और ध्यान रखना, बैंकिंग का जो स्टैंडर्ड है वो बाकी एग्जाम से ज्यादा अच्छा होता है। अगर हम बात करें रीजनिंग की, तो यहाँ लेवल थोड़ा सा अच्छा मिलेगा, ठीक है ना। अब ये आपने सीख लिया कि भाई क्या पढ़ना है, ये बड़ा जरूरी है जानना कि आपको पढ़ना है क्या नहीं। तो अगर सब पढ़े जा रहे हैं, सब पढ़े जा रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर आपको इस पूरी की पूरे कंसेप्ट की बात अगर मैं करूंगा, तो दो चीजों पर ये पूरा का पूरा ना टॉपिक डिपेंडेंट है, ठीक है। यहाँ पे इन दो चीजों के बारे में हम जरा बात करेंगे, इन दो चीजों के बारे में हम सीखेंगे। और मेरा ऐसा मानना है कि ये जो दो चीजें हैं आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ध्यान से समझना है। दो चीजें क्या समझिएगा, ये पूरा टॉपिक फैमिली पर बेस्ड है, क्योंकि यहाँ पे एक तरीके से देखा जाए तो परिवार के लोगों की बातें होती हैं। ब्लड रिलेशन मतलब पारिवारिक रिश्तों के बारे में बात होती है, तो आपके जो परिवार के रिश्ते हैं ना, इनके बारे में यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है। अब दोस्तों, बात अगर फैमिली की करें, यानी परिवार की करें, तो अगर मैं आपसे पूछता हूं कि परिवार में कितने लोग होते हैं, तो आप में से इसका जवाब कई सारे आप लोग देंगे। कोई कहेंगे सर 4 होते हैं, कोई कहेंगे 6 होते हैं, कुछ कहेंगे मेरे यहाँ सर 5 है, कोई कहेंगे मेरे यहाँ 3 है, कोई कहेंगे मेरे यहाँ 2 है। तो डिपेंड ऑन फैमिली टू फैमिली। तो ये बड़ा सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो जाएगा, इसका आंसर देना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन अगर आप स्मार्ट आंसर दे रहे हैं और आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा स्मार्ट होना पड़ेगा, ठीक है ना। तो एज अ बैंकिंग एस्पिरेंट यूड रिप्लाई कि सर 2 ही लोग होते हैं परिवार में, जिसमें एक होते हैं भाई साहब मेल पुरुष, और एक होती हैं फीमेल। ये लो भाई साहब, अब बोलो सर क्या ही आपने गुगली मारी है। जी हाँ, मेल और फीमेल, इन्हीं से तो परिवार पूरा होता है, और इन्हीं से तो पूरी की पूरी फैमिली स्ट्रक्चर बनता है। देखो, घर में जब शादी होती है तो वर पक्ष वधु पक्ष होता है, मेल फीमेल, उनसे ही फैमिली का निर्माण होता है। वर पक्ष के जो फैमिली वाले होंगे, वधु पक्ष के जो फैमिली वाले होंगे, है ना। तो आपने देखो, आपके पापा मम्मी की शादी हुई, तो आपके पापा के साइड के लोग आपके पैटर्नल रिश्ते में आ गए, मम्मी के साइड के लोग मैटरनल रिश्ते में आ गए, है ना। आपके जाहिर सी बात है, मम्मी के जितने भी लोग होंगे उनके बच्चे हो वो आपके कजिन्स में आ गए। ऐसे पापा के जो रिलेशन में जितने भी अगल बगल के लोग होंगे, दुआ वाले, उनके बच्चे हमारे कजिन्स हो गए, तो रिश्ता वहीं से बन जाता है। तो फैमिली में मेल और फीमेल आप इस तरह से बोल सकते हैं। और इस टॉपिक में किसी भी मेल को आप रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे बॉक्स बना के, ऐसे, और फीमेल को यूड रिप्लाई सर्कल बना के। ये बात याद रखना, कई लोग अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, कोई प्लस माइनस से करता है, लेकिन मैं हमेशा से इस तरीके से किया हूं, तो मुझे यही सुटेबल लगता है। बाकी आपकी श्रद्धा, आप जिसमें करना चाहें। बाकी ये डायग्राम हमारा काफी अच्छा है। तो भाई साहब, परिवार में दे रहते हैं मेल और फीमेल, इनको इंडिकेट कैसे करते हैं वो मैंने बता दिया। अगर मैं आपसे पूछूं कि परिवार में रिश्ते कितने होते हैं, तो भाई साहब इसका भी जवाब आपको क्या देना होगा। इस कैसी बात कर रहे हो, रिश्ते भी तो दो ही होंगे ना। यहाँ पे रिलेशंस की बात करता हूं, तो यहाँ पे रिलेशंस में रिश्ते भी दो होते हैं। एक, ठीक है, एक पैटर्नल, पैटर्नल मतलब जो हमारा पैतृक पक्ष है, पापा के साइड का, ठीक है, पैतृक पक्ष, और एक मैटरनल, ठीक है, मैटरनल, जिसको हम कहेंगे मातृ पक्ष, मम्मी के साइड का रिश्ता जो होगा, ठीक है। तो ये दो रिश्ते होते हैं, इन्हीं से पूरा खेल होता है, एक ननिहाल पक्ष और एक आपके पापा के साइड का। और याद रखना कि आपके जो ब्लड रिलेशन में आता है ना, आपके ननिहाल पक्ष वाले भी आते हैं। आपने कई बार सुना होगा कि बच्चा जो है नाना पे गया है, इन नाना अगर घर में बड़े अधिकारी बने हैं या बहुत बुद्धिमान है या बहुत लंबे हैं, तो बच्चा, मान लो पापा के साइड के लोग छोटे छोटे हैं,
तो कई बार ऐसा होता है कि कहा जाता है कि अच्छा बेटा तो नाना पे गया है, बहुत बुद्धिमान है, बहुत लंबा चौड़ा है, नाना इसके बड़े लंबे चौड़े हैं। तो ये चीजें होती हैं। तो ये आपको याद रखना है कि ननिहाल पक्ष और आपके पापा के पक्ष आपके ब्लड रिलेशन में आते हैं। मामा ब्लड रिलेशन में होते हैं, मामी ब्लड रिलेशन में नहीं होती। ऐसी बुआ होती है लेकिन फूफा जी ब्लड रिलेशन में नहीं होते। मौसी ब्लड रिलेशन में कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। चाचा ब्लड रिलेशन में होते हैं लेकिन चाची नहीं होती, फूफा जी नहीं होते, ये लोग ब्लड रिलेशन में नहीं होते। जो अलग से आपके परिवार में जुड़े हैं शादी के बंधन के बाद, वो ब्लड रिलेशन में नहीं आते, ठीक है। बेटा दो ऐसे डायग्राम हैं जिनको बना के हम सारा इस टॉपिक को समझ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे तुक्केबाजी से आंसर नहीं बनता। यहाँ पे आपको डायग्राम बना के आंसर निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये पजल फॉर्म है, इसमें डायग्राम का रोल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और एक बड़ी जरूरी चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, बड़ी जरूरी सूचना मैं आपको यहाँ देना चाहूंगा, यहाँ तुक्केबाजी से खेल मत खेलना। ये कंसेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको सीख लेना। अगर ये सीखोगे तो क्वेश्चन आपका बन जाएगा, है ना। तुम्हारे लोग कौन से रिश्ते हैं जिनके थ्रू आप पूरी इस जनरेशन को ड्रॉ करते हैं? तो भाई साहब, एक रिश्ता उसमें होता है हस्बैंड वाइफ का, जिसमें एक मेल होगा और एक फीमेल होंगी। इनको हम प्लस से इंडिकेट करेंगे। मेरे मेल और फीमेल हो गया, तो पति पत्नी को हम प्लस से इंडिकेट करेंगे। गठबंधन करा दिया हमने इनका, तो भैया ये पति पत्नी है तो प्लस का साइन, ठीक है। जिसमें एक मेल और एक फीमेल होगा। ध्यान रखना कहीं वो दो बॉक्स या दो सर्कल नहीं हो सकता, एक बॉक्स और एक सर्कल होगा, क्योंकि उसमें एक मेल और एक फीमेल होगी। बेटा ध्यान रखिएगा, है ना। अब इनको कई बार स्पाइस भी कहा जाता है। आपकी परीक्षा में स्पाइस वर्ड दे देगा और कई बच्चे कंफ्यूजन रहती है कि सब स्पाउस का मतलब दंपति कह सकते हैं, लेकिन एग्जामिनर हिंदी में भी स्पाउस लिख देगा। तो स्पाउस का मतलब पति या पत्नी होता है, ठीक है। और परिवार में एक और रिश्ता होता है जिसके थ्रू आप सब कुछ अटैच कर पाओगे, वो होता है भाई बहन का रिश्ता, जिसको हम माइनस से इंडिकेट करते हैं। ध्यान रखिएगा, माइनस का साइन भाई बहन में होगा और प्लस का साइन पति पत्नी। दो भाई हैं तो दो बॉक्स बना के माइनस कर दो, दो बहन हैं तो दो सर्कल बना के माइनस कर दो, लेकिन माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे इसको अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो इनको बोला जाएगा सिबलिंग। सिबलिंग कहते हैं। सिबलिंग को हिंदी में कहा जाता है सहोदर। सहोदर मतलब जो एक ही उदर का हो, ठीक है, उसको कहा जाता है सहोदर, ठीक है। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको यहाँ समझनी है, ऐसी चीजें हैं जो आपको यहाँ जाननी है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज आपको ऐसे क्वेश्चन यहीं से बनाने हैं, ठीक है। बहुत जरूरी चीज मैं आपको बता रहा हूं जो आप सुनने वाले हैं। कहीं भी परीक्षा में सिबलिंग रेड आ जाए, हिंदी में भी सिबलिंग लिखा जाएगा कि ए इज अ सिबलिंग ऑफ बी। अगर सिबलिंग आ जाए तो वहां पर एक मेल और एक फीमेल होगा। सिबलिंग का मतलब एक भाई और एक बहन। कह थी दो भाई या दो बहनों को सिबलिंग नहीं कहते, एक भाई और एक बहन जो होगा वही सिबलिंग कहलाता है। नेवर गोज विद दो भाई हैं या दो बहन हैं तो उनको सिबलिंग कहेंगे। तो कहीं भी अगर बोला जाए कि ए और बी सिबलिंग है जिसमें बी महिला है, तो डेफिनेटली ए जो होगा वो पुरुष हो जाएगा, डेफिनेटली हो जाएगा। अब अलग से कुछ अपवादिक केस हो जाए, एक्सेप्शनल केस हो जाए कि बोला जाए ए एंड बी आर सिबलिंग्स एंड बोथ आर मेल, कि ए एंड बी जो है वो सिबलिंग है और दोनों पुरुष हैं, अगर ऐसा बोला गया है तो ये बात अलग है। एग्जामिनर ने अगर अलग से स्पेसिफाई किया है तो ठीक है। अदरवाइज अगर सिर्फ इतना बोला गया है कि ए और बी सिबलिंग है जिसमें एक ए जो है वो मेल है, तो डेफिनेटली बी जो होगी वो फीमेल हो जाएगी। ये बात अपने दिमाग में बिठा लो। सिबलिंग मतलब एक भाई एक बहन, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है जो आपको पता होना चाहिए। अच्छा, परिवार में ना जब भी कोई रिश्ता जोड़ोगे आप ना, तो आपको जनरेशन पता होना चाहिए। जनरेशन समझ रहे हो क्या होता है? जैसे मान लो आपको पापा को बनाना है, तो कॉमन सेंस है पापा आपसे एक जनरेशन ऊपर होंगे, तो आप कैसे बनाओगे? अगर आप फीमेल हैं, है ना, आपके पापा आपसे एक जनरेशन ऊपर होंगे, आपसे जुड़े होंगे, तो ये देखो पापा बना दिया मैंने। पापा मतलब वही, मम्मी मतलब पापा की वाइफ, तो प्लस करके बना दिया। आपको बनाना है नाना जी, तो नाना जी मतलब मम्मी के पापा, तो अगर ये मम्मी ही मम्मी से कनेक्ट होके ऊपर आ जाएंगे पापा, तो नाना जी, और इनकी वाइफ होंगी तो नानी जी हो जाएंगी। आपको बुआ बनानी है तो बुआ पहले पापा आएंगे तब बुआ आएंगे, तो पापा पापा की सगी बहन, तो माइनस करके सर्कल बना दिया, ये बुआ हो गई। बुआ के पति फूफा जी हो गए। बुआ का जो बेटा होगा वो आपका भाई नहीं लगेगा, वो कजिन लगेगा। ध्यान रखना, जो भाई होगा वो सगा भाई होता है, ठीक है। तो याद रखना, बुआ का जो बेटा होगा वो कजिन होगा, चाहे लड़का हो लड़की हो, कजिन ही बोलते हैं। कजिन ब्रदर, कजिन सिस्टर जैसा कोई शब्द नहीं होता, कजिन ही होता है, ठीक है ना।
तो इस तरीके से डायग्राम को अटैच करके आपको बनाना पड़ता है। ठीक है, ये बड़ी बेसिक चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। अपार्ट फ्रॉम दिस, एक जरूरी सूचना कि कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं ना, कुछ ऐसे रिलेशन होती है परिवार में जो थोड़ा कंफ्यूजन आपको देते हैं। यहाँ पे कंफ्यूजन मतलब कंफ्यूज बहुत ज्यादा कर देते हैं। कौन कौन से वो रिश्ते होते हैं मैं आपको बताता हूँ। यानी कि कुछ ऐसे संबंध होंगे परिवार के जो आपको थोड़ा कंफ्यूज करेंगे, तो उनके बारे में थोड़ा सा मैं अलग से बताना चाहूंगा। जैसे एक रिश्ता होता है बेटा परिवार के अंदर जिसको कहते हैं सन इन लॉ, सॉरी ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ। आजकल एग्जामिनर इतना स्मार्ट हो गया है ना, एग्जामिनर इतना स्मार्ट हो गया है कि वो तुम्हारे साथ खेलता है बेटा। कैसे? हिंदी ने कैसे लिख देगा पता है? ऐसे लिख देगा ब्रदर इन लॉ, ऐसे लिख देगा ब्रदर इन लॉ। सबसे ज्यादा कंफ्यूज यही वाला लर्ड करता है। ब्रदर इन लॉ मतलब क्या होता है? तो ब्रदर इन लॉ के कई सारे अर्थ होते हैं बेटा। ब्रदर इन लॉ का मतलब जीजा जी भी होता है, साला भी होता है, और देवर या जेठ भी कह सकते हो। अब प्लीज मुझसे ये मत पूछना जीजा जी कौन होते हैं, क्योंकि तुम लोग सब लोग पारिवारिक लोग हो, सबको पता है कि जो सिस्टर के हस्बैंड होंगे ये जीजा जी होंगे। साला कौन होगा? जो वाइफ की बहन भाई होंगे। और देवर कौन होगा? जो हस्बैंड का भाई होगा। तो ये बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो अगर ब्रदर इन लॉ क्वेश्चन में आ जाए, हिंदी में ऐसा लिखा आ जाए, तो आप पहले जीजा इमेजिन करके आंसर बना के देखना, मतलब जीजा वाला डायग्राम बनाना, सिस्टर का हस्बैंड बना के। ना बने तो फिर साला वाला डायग्राम बना देना वाइफ की भाई के साथ। वो भी ना बने तो लास्ट में देगा। तो इनको प्रेफरेंस आप ऐसे ही देंगे। सेम ऐसे ही घटना घटेगी कब? जब सिस्टर इन लॉ के साथ आप जाएंगे। ये देखिए सिस्टर इन लॉ शब्द आ गया, सिस्टर इन लॉ है ना बेटा। हिंदी में इसको सिस्टर इन लॉ ऐसा ही लिखा रहेगा। है ना भाई, ये देखो। और उसका मतलब कि पहले भाभी यहाँ पे बना के देखेंगे आप। भाभी ये तब जो भाई की वाइफ होंगी, उससे ना बनी तो फिर साली, ये जो वाइफ की बहन होंगी, उससे भी ना बने तो ननद कह सकते हैं। ननद मतलब जो हस्बैंड की बहन होती, वो ननद कहलाती हैं। तो भाई साहब आप इस रिश्ते को, आपको तीनों को अलग ध्यान रखना। हिंदी में रिश्तों की परख ज्यादा अच्छे से क्लियर है, लेकिन इंग्लिश में यार एग्जामिनर इतना स्मार्ट है ना कि वो सिस्टर इन लॉ ऐसे लिख के देता है, उसको पता है कि तुम फंसोगे। तो आपको इन तीनों रिश्तों को इसी तरीके से बारी बारी रख के चेक करना है ना। देखो जो रिश्ता जस्टिफाई कर लिया वो हमारा आंसर हो जाएगा। ये मैं क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है। इसके अलावा एक रिश्ता यहाँ पे, यहां लिख रहा हूं मैं, नेफ्यू। नेफ्यू हिंदी में ऐसे लिखा रहेगा नेफ्यू। एग्जामिनर तो इतना स्मार्ट है कि क्या ही बताऊं ना। नेफ्यू मतलब भतीजा भी होता है बेटा, जो भाई का बेटा होगा, और भांजा भी होगा। भांजा कौन? जो सिस्टर का बेटा होगा। तो भाई साहब देख लेना कि भाई का बेटा है या सिस्टर का बेटा है। सेम ऐसे ही आपका दूसरा रिश्ता होगा नीज। ये चार ऐसे रिश्ते हैं जो हमको बहुत कंफ्यूज करते हैं, ठीक है। नीज को हिंदी में भी ऐसे ही नीज लिख देगा एग्जामिनर, यानी कि भतीजी या भांजी, है ना भाई। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको आपको बहुत अच्छे से समझ के आगे बढ़ना है, बहुत अच्छे से समझ के कवर अप करना है। जब आप ऐसा करते हैं देन यू विल हैव योर प्रॉपर पोटेंशियल, गॉट इट। तो ये कुछ ऐसी कहानी है जिनको आपको समझना है। भतीजी और भांजी लेके चलेंगे। नीज भतीजी मतलब जो हमारे भाई की बेटी होगी, भाई मतलब पहले आप माइनस करके बॉक्स बनाएंगे, उनकी बेटी उनसे एक जनरेशन नीचे होगी। और भांजी मतलब वो सिस्टर की बेटी हो गई, है ना। तो ये चार रिश्ते ऐसे हैं जिनमें कंफ्यूजन है। बाकी दामाद तो एक ही होगा, बेटी का हस्बैंड। बहू कौन होगी? वो बेटे की वाइफ होगी। ससुर कौन होंगे? या तो हस्बैंड के पापा या तो वाइफ के पापा। तो ये सब में कोई डाउट नहीं है, कंफ्यूजन नहीं है। इनमें बड़ा कंफ्यूजन है, इसलिए मैंने इसको आपको अलग से बना के दे दिया। बाकी डायग्राम कैसे बनाएंगे ये मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर बता दिया है। अभी तक मैं सिर्फ आपका कंसेप्ट क्लियर कर रहा था। अब आते हैं क्वेश्चन पर। आइए जरा कुछ प्रश्न जो परीक्षा में पूछे गए हैं, इक्का दुक्का प्रश्न से आपको कंसेप्ट क्लियर होगा। जैसे ये देखिए छोटा सा क्वेश्चन है और ये प्रश्न परीक्षा में आया हुआ है। यहाँ देखिए ब्रदर इन लॉ वर्ड मौजूद है, तो थोड़ा कंफ्यूजन होगी। आइए मेरे साथ इसको बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलो आइए जरा देखते हैं। यहाँ पे बोला गया बेटा कि जो एन है ना वो इकलौता बेटा है। कैसे? इकलौता मतलब बेटा एक ही होगा, बेटियां हो सकती हैं। और इकलौती संतान बोलता तो चाहे बेटा हो या बेटी हो एक ही होगा, है ना। तो एन इकलौता बेटा है के का। बनाओ जरा भाई, तुक्का मारते। के का इकलौता बेटा कौन होगा? एन। अब बेटा बेटा होगा के का तो उससे जनरेशन नीचे होगा।
ये पापा है या मम्मी है? नहीं पता। तो जिसके बारे में नहीं पता उसका बॉक्स या सर्कल नहीं बनाते। इनका जेंडर पता है तो इनसे जनरेशन ही मेल हो गए। फिर देखो आपको क्या बोलेगा, के सिस्टर है एच की। लो भाई, इससे समझ में आ गया, के सिस्टर है मतलब फीमेल होगी और एच की बहन है, तो देखो के और एच के बीच में माइनस का साइन आएगा। ये एच की बहन है तो एच भाई भी हो सकता है, एच बहन भी हो सकती है, तो उसका जेंडर क्लियर नहीं है तो हम छोड़ देंगे। बेटा ब्लड रिलेशन का सबसे बड़ा नियम है ना कि जब तक किसी का जेंडर क्लियर ना हो जाए, सिर्फ नाम से आप आंसर नहीं दे सकते कि नाम मेल है तो मेल होगा, फीमेल है तो फीमेल, कुछ भी हो सकता है। अक्षय कुमार लड़की हो सकती है, दीपिका पदुकोणे लड़का हो सकता है, ये ब्लड रिलेशन का नियम है। तो जब तक कंफर्म जेंडर ना पता होना, आप मत कंफर्म करना कि वो मेल है या फीमेल है, ठीक है? नाम से तो बिल्कुल नहीं। चलो, आई चाइल्ड है जे की, चाइल्ड मतलब बच्चा, जे की चाइल्ड आई है, मुझे नहीं पता तो अलग से लिख लो, जे की चाइल्ड आई है, जेंडर किसी का नहीं पता। अच्छा, हु मतलब जे की बात हो रही दोस्तों, हमेशा ध्यान रखना कि हु मतलब सेकंड पर्सन की बात करेगा, जो मतलब जे की बात हो रही कि जो जे है उसके दो बच्चे हैं, ठीक है यार? तो एक बच्चा आई हो गया, एक बच्चा और कोई होगा जो कि आई का या तो भाई होगा या फिर बहन हो जाएगी। आगे देखो, क्यू पापा है एच के, ये देखो एच के पापा अगर क्यू होंगे तो ऐसे कर लो, एच के पापा क्यू होंगे, एच से जनरेशन अपर होंगे। अगर एच के पापा क्यू है तो के भी पापा क्यू होंगे, है ना? क्योंकि देखो ये दोनों भाई बहन हो सकते हैं इस वजह से। आगे, जे ब्रदर इन लॉ है किसका, एच का। अब ये कंफ्यूजन थोड़ी सी आ गई, लेकिन देखो ऐसा हम पहले करेंगे जीजा। एच का ब्रदर इन लॉ कौन है, जे। तो यहाँ पे क्या जस्टिफाई कर रहा, आपको डायग्राम को समेटना है, फैलाना नहीं है जबरदस्ती। तो कोशिश करो कम से कम इंफॉर्मेशन में आपका डेटा बन जाए। तो एच का ब्रदर इन लॉ है मतलब एच के जी यदि बनाता हूं तो एच की जो सिस्टर हैं उनके पति जे हो सकते हैं, कर दिया मैंने। अगर जे हमने रखा तो उनके दो बच्चे हैं जिसमें एक तो एन हो गया और दूसरा बच्चा जो होगा वो आई हो जाएगा एज ऑफ दिस इंफॉर्मेशन। हाँ, आई का जेंडर मुझे नहीं पता, ठीक है? आई चाइल्ड है, जे की इकलौती चाइल्ड नहीं बोला गया था, ठीक है? आगे देखो, जे डज नॉट हैव एनी सिबलिंग, बेटा जे का कोई भाई बहन नहीं है तो हाँ नहीं है, खत्म कहानी। आप जरा ध्यान देना इस कहानी को, क्या ये बन गया? अब एक लाइन जो हम अक्सर मिस कर देते हैं वो देखो यहाँ पे लिखा है कि एन इकलौता बेटा है के का। गाइस अगर एन इकलौता बेटा के का हो गया तो मतलब के का एक ही बेटा होगा तो ये बेटी हो जाएगी। क्या बात समझ में आ गई? क्या अब पिक्चर क्लियर हो गई? क्या एच का जेंडर क्लियर है? के सिस्टर है एच की, आई चाइल्ड है जे की, जे जो है उसके दो बच्चे हैं, हाँ ठीक है। एम पापा है जे के, एम पापा है जे के, एम इज अ फादर ऑफ जे। ये लाइन मैंने छोड़ दी है क्या? तो जे के पापा एम कर दो यहाँ पे, एम पिताजी हो जाएंगे जे के, ठीक है भाई। आगे, क्यू पापा है एच के, हाँ ठीक है। जे ब्रदर इन लॉ है एच का, एच की वाइफ जो बहन है उनका हस्बैंड हो गया, और जे का कोई भाई बहन नहीं, हाँ जी। इस पूरी कहानी में एच का जेंडर कहीं से कहीं तक क्लियर नहीं है, छोड़ दो, क्या दिक्कत है? इसमें क्वेश्चन जो भी पूछा जाएगा वो आप बना सकते हो। जरा पढ़ो क्या क्वेश्चन है। अगर ओ सास है के की, इस के की सास कौन है? ओ है। अगर के की सास ओ है इसका मतलब ये होगा कि भाई साहब ए की सास मतलब के हस्बैंड की मम्मी, तो ओ अगर यहां आ चुकी हैं इनकी वाइफ, ठीक है? तो भाई साहब आई जो है वो ओ का क्या लगेगा? कल बच्चे इसमें ये भी कंफ्यूजन में रहते हैं कि पूछा किसके बारे में गया है। तो बेटा जो नाम पहला है आपको इसी के बारे में बताना है कि जो आई है वो कौन है, किसकी बेटा? ओ की। तो आई जो है वो ओ के बेटे की बेटी है, और बेटे की बेटी जो होगी वो ग्रैंड डॉटर होगी। और ऐसे ही कम से कम 2 से 3 प्रश्न आपको पूछे जाएंगे, आपको बताना होगा। एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि बताइए इस परिवार में कितने पुरुष हैं? गाइस इसका आंसर होगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड। कितने पुरुष हैं? कैन नॉट बी डिटरमाइंड। क्यों निर्धारित नहीं किया जा सकता? क्योंकि एच का जेंडर क्लियर नहीं। अगर एच का जेंडर क्लियर हो जाता तो कंफर्म हो जाता, नहीं है तो डाउट सिचुएशन है, तो कैन नॉट बी डिटरमाइंड। समझ में आ गया बनाते कैसे हैं? आगे अगर एक आध क्वेश्चन और ट्राई करते हैं, है ना? क्वेश्चन को ट्राई करो थोड़ा और समझ में आएगा चीजों को। तो अच्छा क्वेश्चन और लेते हैं। ये देखिए इसमें भी देखो सिस्टर इन लॉ वर्ड आया है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, है ना? इसको ट्राई कीजिए जरा। मैं साइड हो जा रहा हूँ, या फिर आप वीडियो को पॉज करिए और बनाने की कोशिश कीजिए। चलिए, मुझे उम्मीद है कि आपने इसको प्रयास किया होगा, नहीं बना तो टेंशन मत लेना। देखो सारा खेल प्रैक्टिस का है। मैं आपको सिखा सकता हूं कैसे तैरते हैं, तैरना आपको पड़ेगा। मैं क्रिकेट कैसे खेलते हैं सिखा सकता हूं, लेकिन खेलना तो आपको ही पड़ेगा। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट।
प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। 8 लोग हैं एक ही परिवार के, दोस्तों एक ही परिवार के 8 लोग हैं, अच्छी बात है। पी नेफ्यू है क्यू का, जरा ध्यान दीजिएगा, अगर क्यू का कोई नेफ्यू है मतलब क्यू के या तो भाई या तो बहन का बेटा होगा। मैंने बताया था ना, नेफ्यू मतलब या तो भाई का बेटा या फिर बहन का बेटा, तो मैंने ऐसे क्वेश्चन मार्क लगा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे वे मतलब क्यू की बात हो रही है दोस्तों, कि जो क्यू है ना वो इकलौता ब्रदर इन लॉ है एस का। गाइस क्यू ब्रदर इन लॉ है मतलब मेल होगा, और किसका भाई, ये जो क्यू है वो किसका भाई है बेटा, इकलौता ब्रदर इन लॉ है, क्यू इकलौता ब्रदर इन लॉ है एस का। अब यहाँ पे ब्रदर इन लॉ मतलब जीजा, साला या देवर, ठीक है। तो जरा सोच के देखो कि क्यू जो है वो इकलौता ब्रदर इन लॉ है एस का, तो थोड़ा दिमाग लगाना, कॉमन सेंस यहां लगाना कि अगर ये जीजा जी हो जाएगा तो इसका मतलब जाहिर सी बात है जीजा भी कब होगा, जब किसी की सिस्टर का ये हस्बैंड हो, तो क्वेश्चन और बड़ा हो जाएगा। अगर मैं इसको साला बनाऊं तो काम बन जाएगा, क्योंकि देखो क्यू की एक बहन हो सकती है, उनका कोई पति हो सकता है ना, और वो पति एस हो सकता है, तो एस के वाइफ का भाई, तो क्यू इकलौता साला हो गया इसका। मैं भी कंफर्म नहीं कह रहा हूं कि ये सही होगा, लेकिन डायग्राम खुद ये इंडिकेशन दे देता है कि साला होगा, जीजा होगा या फिर जेठ होगा या देवर होगा। तो भैया क्यू जो है वो एस का इकलौता ब्रदर इन लॉ है। तो फिलहाल अभी मैं ये लेके चलता हूं, क्योंकि क्यू की कोई बहन या भाई होने वाली थी, मैंने बहन बना दी। अगर बहन बना दी तो इनका कोई पति होगा, तो इसका ये साला लग सकता है। तो ये एक पॉसिबल सिचुएशन है, बाकी देखते हैं आगे क्या होगा। आगे एस का कोई भाई बहन नहीं है, तो इसका मतलब ये मामला बिल्कुल फिट है, सही है ना। आगे देखो, एन ग्रैंड सन है आर का, मुझे नहीं पता कहां पे एन है कहां आर है, तो अलग से लिखो, आर की बेटी या बेटा, उसका बेटा होगा एन। आर के बेटे का बेटा या बेटी का बेटा, ग्रैंडसन यही कहलाएगा, तो अलग से लिखो। जो ना बने ना उसको हमेशा अलग से लिखा जाएगा, है ना। आगे आर हु इज मदर इन लॉ ऑफ ओ, बेटा आर ओ की मदर इन लॉ है, मतलब आर फीमेल होंगी, और ओ की मदर इन लॉ है मतलब ओ की किसी से शादी हुई होगी इनसे, और इनके पापा मम्मी आर हो जाएंगे। देखो ओ के हस्बैंड की मम्मी या ओ के वाइफ की मम्मी, ऐसा हो सकता है, ठीक है। आगे देखो, आगे देखो, ओ जो है वो इकलौती सिस्टर इन लॉ है एम की, इसमें देखो सिस्टर इन लॉ वर्ड भी आया है। अगर ओ सिस्टर इन लॉ होगी मतलब फीमेल हो जाएगी, और किसकी सिस्टर इन लॉ बेटा, एम की, एम की सिस्टर इन लॉ। सिस्टर इन लॉ मतलब भाभी हो सकता है, सिस्टर इन लॉ मतलब भाभी हो सकता है, सिस्टर इन लॉ मतलब ये ननद हो सकती हैं। अब इस केस को अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे देखो आप ऐसा बोला गया कि ओ एम की सिस्टर इन लॉ है, और ध्यान देना आपको हिंट मिलना शुरू हो गया, पता नहीं आप इसको कैसे ट्रीट कर रहे हो। यहां देखो, अगर ओ को मैं यहां सेटल कर देता हूं, ध्यान देना, तो क्या ओ भाभी हो सकती, भाभी कैसे होगी, जाहिर सी बात है इनका कोई भाई या बहन इनका, तो इसके भाई की वाइफ भाभी कहलाएंगी ओ। लेकिन ऐसा बोला गया था कि एस का कोई भाई बहन है ही नहीं, तो इसका मतलब ओ यहां होंगी, लेकिन ओ क्या हो जाएंगी, एक तरीके से ननद हो सकती है, कि भाई क्यू की किसी से शादी हुई है, उसकी ये ननद कहलाएंगे, तो ये भी तो सिस्टर इन लॉ हो गई, और ये ननद किसकी हो जाएंगी बेटा, एम की। तो क्या वो एम यहां आ सकता है, जरा देखो सेटल हो गया, एम की ये ननद लग रही मतलब सिस्टर इन लॉ, एम के हस्बैंड की बहन, और हस्बैंड की बहन कौन होती है, ननद हो जाती है। तो मैंने देखिए भाभी वाला रिलेशन देखा, तो भाभी वाला रिलेशन यही आ सकता है, भाभी कौन होंगी, जो हस्बैंड की जो भाई की वाइफ होंगी, तो इनकी वाइफ है ना, तो इनका कोई भाई बहन जब होगा ही नहीं, तो भाभी वाला रिश्ता तो कैंसिल, बच्चा कौन सा, साली और ननद वाला रिश्ता। साली वाला रिश्ता थोड़ा सा अलग लग रहा है मुझे, ननद सही लग रहा है, क्यों, क्योंकि अगर वो यहाँ है तो एम की ननद लग सकती है, एम इनकी वाइफ हो जाए और इनकी क्या हो जाएंगी, बहन हो जाएंगी, तो मामला फिट हो सकता है। और अगर मैंने ओ को यहाँ रखा है तो भाई साहब ओ के सास कौन है, आर है, तो अगर ओ का पति एस होगा तो उसकी मम्मी आर हो सकती है, और सर आर का ग्रैंडसन एन होगा, तो एन इनका और इनका एक दूसरा बच्चा होगा जो कि बेटा है। ये देखो आ गया, मामला काफी हद तक ठीक ठाक लग रहा है। बाकी देखो आपको डायग्राम खुद सही सा दिखाई देगा, बाकी इतना है, क्वेश्चन कैसा है आगे देखो। आगे एम हो मतलब एम की बात हो रही है कि एम जो है वो डॉटर है एस की, ये पिक्चर खत्म हो गई, एम एस की डॉटर है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बोला गया था, एक सेकेंड, ओ जो है वो ओनली सिस्टर इन लॉ है एम की, और एम डॉटर है एस की। देखो अभी तक जो हम स्ट्रक्चर लेके चल रहे थे वो ये था, लेकिन सर यहाँ पे
कुछ खेल चेंज हुआ है। चेंज कैसे हुआ है कि भैया एस की इकलौती बेटी एम हो चुकी है, तो मतलब इससे क्या निकल के आ रहा कि डायग्राम को हमको बैक करना पड़ेगा। देखो हमने एक अजम्पशन लगाया था, लेकिन वो अजम्पशन सटीक नहीं बैठा है। यहाँ पे पिक्चर आगे क्लियर हो गई है कि भैया एम जो है वो क्या है, एस की बेटी है। तो भाई एस की अगर बेटी एम हो गई है, ये देखो एस और इनकी बेटी अगर एम हो चुकी है और अब यहाँ पे आ चुके हैं, तो भाई ओ जो है वो एम की इकलौती सिस्टर इन लॉ है, तो मतलब एम के भाई की अब यहाँ पे ओ भाभी हो जाएगी, है कि नहीं। हर एक पॉसिबल सिचुएशन लेके चलना। भाभी हो गई और आपको बहुत अच्छे से पता है कि ओ की सास आर है, तो ओ के पति की मम्मी आर यहां हो जाएंगी। तो हमने एक पॉसिबल सिचुएशन बनाई थी, वो सटीक सेट नहीं बैठी, तो ये वाली सेट बैठ गई हमारी। और आपको पता है कि ओ और उसके साथ उसका हस्बैंड है पी का एक बेटा है जिसका नाम एन है, ये देखो यहाँ पे मैंने बना दिया। लो भाई अब मामला बिल्कुल सही हो गया। चलो आगे बढ़ जाते हैं। एम आंट है केवल 2 बच्चों की, 2 व्यक्तियों की आंट है एम। तो एम अगर दे लेगा कि आंट है मतलब बुआ होगी, तो इसका मतलब इसका एक और बच्चा होगा, कौन है मुझे नहीं पता, तो इन दोनों की आंट हो जाएगी मतलब बुआ, है ना। और एल परिवार का एक सदस्य है, तो वो सदस्य एल ही होगा, वो यहां आ जाएगा, है ना। लो भाई 8 लोग परिवार में हो गए क्या, 3 3 6 2 8। और यहाँ पे जेंडर की बात करेंगे तो जेंडर की ये नहीं होगा। हाँ एक चीज देखो ध्यान से कि ओ इज ओनली सिस्टर इन लॉ ऑफ एम। हाँ ठीक है, यहाँ पे इन दोनों का जेंडर क्लियर है क्या, क्या एल का जेंडर क्लियर है, नहीं है, नहीं है, छोड़ दो। अच्छा कैसे पता चला कि नहीं है, बिकॉज ये पहली लाइन देखो उसी पर है कि अगर एच दामाद हो गया ओ का, दामाद मतलब बेटी का पति। और आप ध्यान दे इस क्वेश्चन में अगर थोड़ा सा नोटिस करोगे तो ओ का दामाद मतलब ओ की बेटी, ये मान लेती है इस क्वेश्चन के हिसाब से, तो इनका पति ये हो जाएगा एच ओ का दामाद, ठीक है। तो भाई साहब आपसे पूछा गया एल का रिश्ता एच के साथ क्या होगा, तो ये जो एल है वो एच की क्या लगेंगी, तो नो डाउट एल एच की पत्नी लगेगी, ये देखो। और ऐसे ही आपको 3-4 क्वेश्चन आएंगे जिसका आंसर आपको देना पड़ेगा और बड़ी प्यार से आप इसका आंसर देंगे। सर लेवल थोड़ा अच्छा आता है क्योंकि ये बैंकिंग है और बैंकिंग का लेवल तो आपको ऐसा मिलेगा। उम्मीद है कि आपको इन 2 क्वेश्चन से कंसेप्ट समझ में आ गया कि बनाते कैसे। बाकी सारा खेल प्रैक्टिस का है, प्रैक्टिस करो वो तो चीजें बन जाएंगी। कैसा लगा आपको ये टॉपिक कमेंट करके बताना, और ऐसे थोड़ी जाने देंगे, जाते जाते एक होमवर्क क्वेश्चन ले लो और उस होमवर्क क्वेश्चन का मुझे आंसर बता देना। हियर इज द होमवर्क क्वेश्चन, जरा बताना क्वेश्चन जो पूछा गया है कि उसका आंसर क्या हो जाएगा। देखते हैं किन किन बच्चों का सही है। और अगर आपको लगता है कि रीजनिंग पढ़ने में मजा आया तो आया करो मेरे रेगुलर क्लासेस में। आपको मैं सिर्फ पढ़ाऊंगा नहीं, आपको चीजें यहां बिठा दूंगा और सीरियस सिलेक्शन के राह तक आपको ले जाऊंगा। तो बस स्टे ट्यून्ड विद मी। चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर कर देना, और अच्छा लगा होना, लगा हो कि हाँ तुमने कुछ सीखा, लगा है कि तुमने आज मजा किया है, कमेंट बॉक्स में बताना, मैं इंतजार करूंगा। थैंक यू, मिलते हैं किसी और वीडियो में कुछ और अच्छा लेके। जय हिंद।